हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज की इस लेक्चर सीरीज में हम लोग बात करने वाले हैं कि जब हम लोग ये जो एकेडमिक सेशन नया शुरू होता है तो इसमें जो 12th पास करके जो बच्चे आते हैं या जो ग्रेजुएशन में हैं, उन सब के सामने एक बड़ा क्वेश्चन होता है कि हम लोग सिविल सर्विसेज में आना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए क्या स्ट्रेटजी, क्या स्टेप होने चाहिए, इसकी बारीकियां क्या होती हैं, क्या समझना है, क्या देखना है। और अगर हम लोग स्क्रैच से तैयारी शुरू करें, यानी कि शुरुआत से बिल्कुल शुरू करें अपनी इस तैयारी को, तो क्या क्या हमारे पास सावधानियां होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी होंगी और किस तरीके से हम लोग इस तैयारी में आगे प्रोसीड करें, आगे बढ़ें। तो इस तैयारी में आगे बढ़ने से पहले केवल इस एग्ज़ाम की नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। उन चीज़ों में पहला होता है कि इस पूरे एग्ज़ाम के पैटर्न की समझ। ये पूरा एग्ज़ाम क्या है, किन चीज़ों पर बात करता है, क्या क्या चीज़ें हमें इसमें ध्यान रखनी है, किस तरीके से प्रोसीड करना है। तो सबसे पहला है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एग्ज़ाम। पूरा एग्ज़ाम की जो प्रणाली है, जो पैटर्न है, उसको आप बहुत अच्छे से समझें कि क्या उसमें प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू है, किसके कितने मार्क्स होते हैं, प्रीलिम्स का टाइम कब होता है, जनरली अगर कोई टाइम फिक्स है तो मेंस का कब टाइम होता है, दोनों के बीच में गैप क्या होता है। उसके बाद थर्ड स्टेज जो होती है पर्सनैलिटी टेस्ट की, उसके बीच में इनके बीच में क्या गैप होता है, उसकी क्या बारीकियाँ होती है। तो पहले एग्ज़ाम के पैटर्न को समझिए, देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द एग्ज़ाम। सो पहली बात हो गई कि आप पैटर्न को पढ़ें। दूसरी चीज़ हो गई कि इस एग्ज़ाम का जो नेचर है, उस एग्ज़ाम के नेचर को पहचानिए। हम में से हर आदमी जो 12th के बाद यहाँ तक पहुँचा है या ग्रेजुएशन में है या ग्रेजुएशन कर चुका है, अब तक वो जीवन में बहुत सारे एग्ज़ाम दे चुका है, उसमें पास होके यहाँ तक पहुँचा है। लेकिन हर एग्ज़ाम का अपना एक अलग नेचर है। अभी तक जो एग्ज़ाम आपने पास किए वो एकेडमिक एग्ज़ाम्स थे, वहाँ पर आपका एक सिलेबस था, एक पैटर्न था, और क्वेश्चन पूछने वाले के सामने ये मजबूरी थी कि वो अपने उस सिलेबस के दायरे में रहकर ही, एस्पेक्ट्स के दायरे में रहकर ही आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। बट व्हेन यू एंटर इनटू द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन, जब आप कंपटीशन की वर्ल्ड में आते हैं तो ना केवल आपके इस सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग को, सब्जेक्ट के नॉलेज को आपके परखा जाता है, बल्कि वहाँ ये भी देखा जाता है कि हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर in regards to the core concepts। उन concepts की कितनी समझ है आपको, आपने इस सिलेबस को रटा है या आपने इस सिलेबस को समझा है, आपने सब्जेक्ट को रटा है या सब्जेक्ट को समझा है। इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें आपके लिए मैटर करेंगी जब आप एग्ज़ाम को की तैयारी करेंगे और इस पूरे सिलेबस से होकर गुजरेंगे। तो आपको इनमें से हर सब्जेक्ट को उतनी ही डेप्थ और अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ना है, कोर कॉन्सेप्ट्स के साथ पढ़ना है, सो दैट यू कैन प्ले विद द एग्ज़ाम, प्ले विद द सब्जेक्ट। आपको उस पढ़ने का तरीके को बदलना पड़ेगा। जो अभी तक हम लोग एकेडमिकली पढ़ते आए थे उस तरीके से चीज़ें नहीं। तीसरी बात है कि आप इस एग्ज़ाम को बहुत हड़बड़ी में और चैंपियनशिप में निकालने की कोशिश ना करें। ये एग्ज़ाम की तैयारी एक जर्नी है। इसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज, आपके पेशेंस, आपके डेडिकेशन, सब चीज़ों की परीक्षा होती है। आपकी राइटिंग स्किल, कंटेंट रिप्रोडक्शन या रिप्रोड्यूस करने की जो आपकी क्षमता है, यानी कि आंसर में जो कुछ आपने पढ़ा है उसको आंसर में कितने अच्छे से बैलेंस तरीके से आप उसको पेश कर पाते हैं, इन सब चीज़ों की आपकी ये परीक्षा है। कोई आदमी बहुत जल्दबाजी में अगर एग्ज़ाम को निकालता है तो वो जल्दबाजी में एग्ज़ाम के इस सिलेबस को, इस वास्ट सिलेबस को, केवल इन सब्जेक्ट्स को केवल रट सकता है, लेकिन समझ नहीं सकता है। इसलिए अपने आप को टाइम दें, बेहतर तरीके से एग्ज़ाम को समझने की, इन सब्जेक्ट्स को समझने की शुरुआत करें। और बेहतर तरीके से समझने की शुरुआत का मतलब है कि आप एक सही बुक सेट का चयन करें कि आपको शुरुआत कहाँ से करनी है। शुरुआत कहाँ से करनी है, यहाँ से शुरू होता है हमारा सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन, कि हम किन बुक्स को पढ़ें और कहाँ से पढ़ें।
आप जिस भी बुक्स को पढ़ें वो लेटर किसी वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे, या इंटरनेट पे आपको बहुत सारी जानकारी इस बारे में मिल जाएगी कि कहाँ से शुरुआत करनी, कौन कौन सी बुक किस सब्जेक्ट के लिए अच्छी होती है। लेकिन उन सारी बुक्स को जानने से पहले, पढ़ने से पहले, खरीदने से पहले आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि आप अगर किसी सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट नहीं हैं तो आपको क्लास 6 की, ज़्यादातर सब्जेक्ट्स में क्लास 6 की एनसीईआरटी से शुरू करना पड़ेगा। एंड डोंट बिकम अ प्रे ऑफ योर ओन ईगो। आप अपने ईगो का शिकार मत बनिए, क्योंकि जब ईगो का शिकार हम हो जाते हैं तो हम अक्सर ये, हमें लगता है कि क्लास 6 की एनसीईआरटी तो क्या मतलब, ये तो बच्चों वाली चीज़ है, वो तो मुझे आती ही होगी। लेकिन एक अच्छा बेस बनाने के लिए, नॉलेज का एक अच्छा बेस बनाने के लिए, सब्जेक्ट की एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप फटाफट ही सही, कर्सरी रीडिंग से ही सही, लेकिन आप क्लास 6 से एनसीईआरटीज़ को पढ़ना शुरू करें। और जैसी ज़रूरत हो क्लास 8th, 6th, 7th, 8th के बाद अगर ज़रूरत होती है 9th, 10th या फिर 11th, 12th या दोनों, जो भी ज़रूरत हो उसके अकॉर्डिंग हम लोग तैयारी करते हैं। कुल मिला के अभी बताने का पर्पज़ केवल ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट नहीं है किसी सब्जेक्ट में तो आप क्लास 6 से एनसीईआरटीज़ को पढ़ना शुरू करें, अपने नॉलेज बेस को बढ़ाइए। नेक्स्ट जो बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम लोग क्लास 11, 12 की एनसीईआरटीज़ को, 9, 10 की एनसीईआरटीज़ को पढ़ते हैं तो हम इतने चैंपियन हैं कि हम केवल उसको पढ़ के आगे निकल जाते हैं। वी डू नॉट मेक एनी पॉज। हम कहीं पर रुकते नहीं हैं, कहीं पॉज नहीं ले रहे हैं, और हम इसको, उस बुक को पूरा ये मान के कि इसमें कंटेंट बहुत कम है, थोड़ा है मेरी समझ से, मेरे लिए और ज़्यादा कंटेंट चाहिए, आई एम थर्स्टी फॉर द नॉलेज। तो इस तरीके की कोशिश में हम लोग अक्सर चैप्टर के एंड में जो क्वेश्चन दिए होते हैं उनको देखना, समझना भूल जाते हैं। एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ते समय आप प्लीज़ ऐसा बिल्कुल भी मत करें। वो आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चैप्टर के लिए है, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंटेंट के लिए है। हर चैप्टर के बाद में कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं, उन क्वेश्चंस को, जो मेंस के क्वेश्चन हैं, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस पर अपने आप को टेस्ट कीजिए। उन क्वेश्चन के अगर आप आंसर नहीं भी लिख रहे हैं तो कम से कम ये इंश्योर कीजिए कि उन क्वेश्चंस का एक बेसिक स्ट्रक्चर आपके दिमाग में है, उस क्वेश्चन का आंसर आपके दिमाग में है, और जब वो आंसर आपके दिमाग में हो जाए तब ही नेक्स्ट चैप्टर की ओर मूव कीजिए। नेक्स्ट बात है, इस पूरे एग्जाम को पढ़ने के लिए हम लोगों को एक बेटर स्ट्रेटजी की जरूरत होती है, एक टेलर मेड स्ट्रेटजी जो कि केवल आपके लिए है, आपको सूट करती है, आपकी आदतों के अनुसार, आपके सोने जागने की आदतों के अनुसार, आपकी पढ़ने की हैबिट के अनुसार बनानी पड़ेगी। और अब आप बिल्कुल भी उस कंडीशन में नहीं है जहां आप एक आवरली स्ट्रेटजी बनाएं, या स्ट्रेटजी टाइम टेबल जो भी आप बनाते हैं उसको आप आवरली बेसिस पर अगर अभी तक बनाते आए थे तो ये आदतें हम छोड़ दीजिए, आप बनाइए आप अपना स्ट्रेटजी और टाइम टेबल टास्क बेस्ड। कोई बुक या कोई सब्जेक्ट आप कितने दिनों में ख़त्म करने वाले हैं, मान लीजिए कि आप किसी बुक को 20 दिन में ख़त्म करने वाले हैं, तो 20 दिन में आपको ये पता होना चाहिए कि हर 5वें दिन मैं इसका 1/4 पोर्शन पढ़ लूँगा। ये चैप्टर की लेंथ पर नहीं बल्कि उसके वेट पर डिपेंड करता है, उसके कंटेंट वेट पर डिपेंड करता है कि वो कितना कंटेंट कैरी करता है। अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग बुक का अलग अलग दिन हो सकता है, जरूरी नहीं कि सब बुक 20 दिन में ख़त्म होती है, या 10 दिन में ख़त्म होती है, या 1 हफ्ते में होती है, या 2 घंटे में होती है। हर बुक का चैप्टर वेटेज अलग है, हर बुक का कंटेंट वेटेज अलग है, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को आप एडजस्ट करिए कि इस बुक को पढ़ने में आपको लगभग कितने दिन लगेंगे। ये बेसिक बुक या तरीका है चीज़ों को पढ़ने का, एक स्ट्रेटजी को बनाने का। जब कभी आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ें, जब आप अपने सेकेंडरी प्राइमरी सोर्सेज में एनसीईआरटी या आपके कोई नोट्स वगैरह हैं तो उनको पढ़ सकते हैं। जब सेकेंडरी सोर्सेज या बुक्स की बात होती है तो उन बुक्स को, ये जो जितनी भी बुक्स हैं, ये कंपटीशन के मोस्ट ऑफ द बुक्स हैव बीन रिटन जस्ट टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स। जब कभी भी आप इस तरीके की बुक को पढ़ेंगे तो वो कंपटीशन के अकॉर्डिंग है, सिलेबस के अकॉर्डिंग है, और हर बुक में जो चैप्टर हैं उन चैप्टर के अलग अलग मार्केट से एक सब्जेक्ट वाइज एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुकलेट को खरीदिए, बुक को खरीदिए, क्वेश्चन बैंक को खरीदिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक,
उसमें हर चैप्टर के अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए होते हैं। जब आप किसी सेकेंडरी सोर्स को पढ़ें, बुक को पढ़ें, उस चैप्टर को फिनिश करने के बाद अपने आप को टेस्ट कीजिए, पढ़िए, देखिए, सॉल्व करिए उस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी कर रहे हैं तो कुछ ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक्स हैं जो कि जितने भी हिंदी बेल्ट के लगभग पीसीएस एग्जाम्स होते हैं या यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है, सिविल सर्विसेज के जो भी एग्ज़ाम है, उन सब के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको एक ही जगह पर, एक नेचर के क्वेश्चन एक ही जगह पर मिल जाते हैं। तो आपके लिए ये इजी हो जाएगा कि आप चैप्टर वाइज मैनर में अपने सिलेबस को ख़त्म कर पाएंगे, चीज़ों को पढ़ पाएंगे, राइट। इसके अलावा अपने आप को मोटिवेटेड और अंडर द गाइडेंस रखने के लिए आप किसी मेंटर का चुनाव करें। कोई भी इंसान आपका मेंटर हो सकता है जिसको इस एग्जाम का अनुभव, इस तैयारी का अनुभव, इस प्रिपरेशन का अनुभव है, और उनके साथ मिलके मतलब उनके बताए हुए प्लान के अकॉर्डिंग जिस तरीके से वो आपको प्रोसीड कर रहे हैं उस तरीके से प्रोसीड हुई है, इसमें कोई डाउट मत रखिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि स्टे पॉजिटिव, स्टे एनर्जाइज्ड, और इस बड़े से वास्ट सिलेबस को देख के घबराना नहीं है कि ये कैसे होगा। हमेशा आपको लगेगा कि आपको बहुत पढ़ना है, उस प्रेशर में हो सकता है कि आप बिल्कुल भी ना पढ़ें। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, कतई ना करें। आप करें ऐसा कि एक एक स्टेप चलोगे तो इस मंजिल तक जरूर पहुंच जाओगे। आज से आप पढ़ना स्टार्ट करें, जिस दिन को भी आप चुनाव कर रहे हैं उस दिन से आप पढ़ना स्टार्ट करें, चीज़ों को उलटना पुलटना स्टार्ट करें, लोगों से गाइडेंस लेना स्टार्ट करें, चीज़ों की बारीकियों को पहले समझें, और स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे एक एक कदम करके अगर आप चलेंगे तो ये पूरा रास्ता 1 आध साल में आप इसे 2 साल में कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन अगर सारी चीज़ों को इकट्ठे मानने की आदत में आए कि मैं तो बहुत चैंपियन हूँ, बहुत जल्दी पढ़ लूँगा, तो इस तरीके का एग्ज़ाम ये बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे महारथियों को धराशायी करना इस एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से आता है। आज के वीडियो में बस यहीं तक की बात। फिर किसी वीडियो में इसके आगे के स्टेप्स पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार।